बाजार में एक रोड पर पद्मा रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर मीठे पके हुए आम बेच रही थी। उनकी दो बेटियां थीं, दोनों ही हीरे की तरह पली बड़ी थीं। बड़ी बेटी माही देश की सरहद पर फौज में अफसर थी। छोटी मीणा इसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। पद्मा को अपनी बेटियों पर बहुत नाज था। जब भी कोई पूछता, अम्मा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वो कहती, एक देश की रक्षा करती है और दूसरी जिले की। लेकिन पद्मा आज भी कभी कभी बाजार में आम बेचने बैठ जाती थी, पर अपनी बेटियों को कभी नहीं बताती। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक इंस्पेक्टर जिसका नाम अमित सिंह था, अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर वहां आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और सीधा पद्मा की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया। अमित ने टोकरी में से एक आम उठाया और बिना कुछ कहे मुंह में डाल लिया। पद्मा थोड़ी सकुचाई और बोली, साहब आम मीठे हैं, आप चाहें तो तोल दूं। अमित सिंह ने अकड़ते हुए कहा, हाँ हाँ दे 1 किलो। पद्मा ने कांपते हाथों से आम तोलकर पॉलिथीन में दे दिए। अमित ने पैकेट लिया, फिर से एक आम निकाला और सामने ही काटकर खाने लगा। कुछ देर चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या बेचा है तूने? एकदम बेस्वाद, आम मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। पद्मा घबराकर बोली, नहीं साहब बहुत मीठे हैं, आप चाहें तो दूसरा चक्कर देख लीजिए। लेकिन अमित हंसते हुए बोला, चुप, तेरे आम का एक दाना भी मीठा नहीं। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है, और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी? पद्मा ने हिम्मत करके हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए बस। यही सुनते ही अमित का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई और सारे आम सड़क, गाड़ियों और नाली में बिखर गए। पद्मा हक्की बक्की रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए, होठ कांपने लगे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों ही सड़क पर कुचली जा रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई थी। लोग तमाशा देख रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वर्दी वाले से कुछ कहे। फिर अमित ने अपनी मूंछों कर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ में से किसी ने पद्मा की मदद नहीं की, लेकिन पास के ही एक घर की छत पर खड़ा एक नौजवान राहत ये सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वो पद्मा अम्मा को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और सोचने लगा कि इस वीडियो का क्या किया जाए। उसे पता था कि पद्मा की एक बेटी फौज में है। उसने कहीं से उनका नंबर जुगाड़ किया था। उसने तुरंत वो वीडियो माही के व्हाट्सएप पर भेज दिया और नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा, माही दीदी, देखिए आज बाजार में आपकी माँ के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच बॉर्डर की एक चौकी पर माही अपनी राइफल साफ कर रही थी। तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप का मैसेज टोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा, एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। उसने वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, माही का चेहरा बदलता गया। उसकी शांत आंखें गुस्से से लाल हो गए। जब उसने अमित को अपनी माँ की टोकरी उठाकर फेंकते देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी माँ, जिसने उसे और उसकी बहन को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज सड़क पर बेबस रो रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। माही का अंदर का फौजी जाग उठा। उसका मन किया कि अभी वहां से जाए और उस इंस्पेक्टर की वर्दी नोच ले। उसने अपने दांत भींच लिए। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने तुरंत वो वीडियो अपनी छोटी बहन मीणा को फॉरवर्ड किया और फोन कर कहा, मीणा देख अभी की ही। मीणा उस वक्त अपनी ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में थी। उसने अपनी बड़ी बहन का फोन देखा तो मीटिंग रोककर फोन उठाया और पूछा, हाँ दीदी सब ठीक है? माही की आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। मैं आ रही हूं छुट्टी लेकर, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मीणा ने नर्म आवाज में कहा, नहीं दीदी, आपकी जरूरत देश की सरहद पर है। ये मेरा इलाका है, ये लड़ाई मैं लूंगी। माँ को इंसाफ मैं दिलाऊंगी कानून के तरीके से। माही कुछ देर चुप रही। उसने कहा, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। मीणा ने कहा, आप चिंता मत करो दीदी, अब ये मेरा काम है, और फोन काट दिया। उसने मीटिंग में मौजूद सभी अफसरों से कहा, यह मीटिंग यही खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। मीणा अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ निकली। रास्ते में उसने अपनी डीएम वाले कपड़े बदलकर एक साधारण सा लाल सलवार सूट पहन लिया। वो अपनी माँ के पास एक बेटी बनकर जाना चाहती थी, डीएम बनकर नहीं। जब वो घर पहुंची तो पद्मा एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी। अपनी बेटी को अचानक देखकर वो घबरा गई। मीणा, तो यहाँ सब ठीक तो है? मीणा कुछ नहीं बोली। वो बस अपनी माँ के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। माँ की गोद में सिर रखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाई।
माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पद्मा ने सिसकते हुए कहा। क्या बताती बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो। और वो पुलिस वाला है, छोड़ उसकी बात। आज तू इतने दिनों बाद आई है, आज मैं बहुत खुश हूं। मीणा ने अपने माँ के आंसू पोंछे हुए उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, अब आप गरीब और अकेली नहीं है माँ, आपकी बेटी इस जिले की मालिक है। मैं वादा करती हूँ, जिसने भी आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत मैं वापस लाऊंगी। पद्मा ने अपनी बेटी की आंखों में एक अलग आत्मविश्वास देखा और चुपचाप उसे देखा। उस रात मीणा ने पूरा प्लान बनाया। वो जानती थी कि अगर वो डीएम बनकर थाने जाएगी तो सारे पुलिस वाले उसके पैरों में गिर जाएंगे और असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा। उसे उन्हें अपने हाथों पकड़ना था। अगली सुबह उसने पीला सलवार सूट पहना और अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एसएडीएम विकास को फोन किया। विकास, मैं तुम्हें काम दे रही हूं और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, उसने कहा। मैं अभी सिविल ड्रेस में शहर के कोतवाली थाने में जाकर एक शिकायत दर्ज करवाने वाली हूं, अपनी पहचान छिपाकर। मैं चाहती हूं कि तुम ठीक 2 घंटे बाद जिले के एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े पुलिस अफसरों की टीम के साथ थाने पहुंचो। जब तक मैं इशारा ना करूं, कोई कुछ नहीं करेगा। विकास ने कहा, ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। दोस्तों, अब खेल शुरू होने वाला था। मीणा ने एक साधारण पीला सलवार सूट पहना, चेहरे पर दुपट्टा डाला और एक आम नागरिक की तरह ऑटो पकड़कर कोतवाली थाने पहुंची। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार ऊँघ रहा था और अमित सिंह और सीईओ संदीप राणा चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। मीणा डरते डरते उनकी टेबल के पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। सीईओ ने ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ, किसने परेशान किया? जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया, अमित चौकन्ना हो गया। उसने मीणा को घूरकर पूछा, तुमने किस इंस्पेक्टर की बात की है? जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग महिला की आम की टोकरी सड़क पर फेंकी थी। मैं उनकी बेटी हूं। मीणा ने अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट डालने की कोशिश की। ये सुनते ही अमित और संदीप जोर जोर से हंसने लगे। ओ, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है? तो क्या हुआ, सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी ना। चल भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, संदीप ने धमकाया। मीणा ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, लेकिन ये गैर कानूनी है, आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। बहस बढ़ती ही रही कि तभी एक हवलदार भागता हुआ आया। सर, गंगा प्रसाद यादव जी थाने में आ रहे हैं। गंगा प्रसाद का नाम सुनते ही अमित और संदीप के चेहरे का रंग बदल गया। गंगा प्रसाद शहर का बहुत बड़ा दबंग नेता था, जिसके इशारे पर पुलिस वाले नाचते थे। दोनों इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से ऐसे उछल पड़े जैसे करंट लग गया हो। एक सफेद सफारी गाड़ी थाने के अंदर आकर रुकी। गंगा प्रसाद उतरकर अंदर आए और अपनी मजाकिया आवाज में बोले, क्या हाल है चौधरी, काम धाम अच्छा चल रहा है ना? कोई मुर्गा वुर्गा फंसाया कि नहीं? अमित और संदीप हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। लेकिन तभी गंगा प्रसाद की नजर कोने में खड़ी मीणा पर पड़ी। मीणा को देखते ही उसकी हंसी गायब हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके होश उड़ गए। वो तेजी से आगे बढ़ा और मीणा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नमस्ते मैडम, आप यहाँ इस वक्त? मुझे फोन कर लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। उसकी आवाज में हकलाहट साफ थी। अमित और संदीप हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? ये तो उस बुढ़िया की बेटी है। इस साधारण दिखने वाली लड़की के सामने नेता हाथ जोड़ रहा है। तभी थाने के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकीं। गाड़ियों से डीएसपी, डीएम और जिले के कई बड़े आईएएस और आईपीएस अफसर उतरे और तेजी से थाने के अंदर आ गए। वो सब आकर चुपचाप मीणा के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए, जैसे अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हों। अब थाने में सन्नाटा छा गया। सिर्फ पंखे की घुड़घुड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। अमित और संदीप पत्थर के बुद्ध बन चुके थे। उनके हलक सूख गए थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। तभी डीएसपी ने आगे बढ़कर गुस्से में अमित की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाओ। तुम ऐसे यहां खड़े कैसे हो? ये डीएम मैडम मीणा सिंह हैं। डीएम मैडम? ये शब्द किसी बम की तरह थाने में फटा। अमित और संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वो कांपते हुए मीणा को देखने लगे। मीणा की आंखों में अब कोई आम लड़की की घबराहट नहीं थी, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रौब और गुस्सा था। उसने अपनी खंडी और कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर अमित सिंह और सीईओ संदीप राणा, आप दोनों निलंबित हैं, तभी से प्रभावी। मीणा ने आदेश दिया कि इन दोनों के खिलाफ वर्दी दिखाकर किसी आम नागरिक को अपमानित करने और अपनी ड्यूटी नहीं करने के आरोप में फर्ज दर्ज कराया जाए और विभागीय जांच बिठाई जाए। एसपी ने तुरंत अपने मातहतों को इशारा किया और दोनों की बेल्ट और टोपी उतरवा दी गई।
कल तक जो शेर बने घूम रहे थे, आज भरी जनता के सामने वो बिल्ली की तरह सिर झुकाए खड़े थे। नेता गंगा प्रसाद ने हिम्मत करके कहा, मैडम नादान हैं, गलती हो गई है, माफ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा इन्हें। मीणा ने घूमकर गंगा प्रसाद को ऐसी कड़क निगाहों से देखा कि वो कांप उठा। नेताजी, ये नादान नहीं, सरकारी वर्दी में छिपे गुंडे हैं, और जहां तक समझाने की बात है, अब इन्हें कानून समझाएगा। बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें, वरना जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। गंगा प्रसाद का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि इस नई डीएम से टकराना आसान नहीं है। वो चुपचाप वहां से खिसक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा था जिसे मीणा ने पढ़ लिया था। अगली सुबह सब ये समझ रहे थे कि डीएम ने मां को इंसाफ दिलाया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक रात जब मीणा खाना खा रही थी, तभी उसके पर्सनल फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कोई कुछ नहीं बोला, बस एक भारी सांस ली गई। उसने तुरंत ही एसपी को फोन किया और अपनी मां के घर के आसपास सादी वर्दी में 2 पुलिस वालों को तैनात करने को कहा। वो अपनी मां को डराना नहीं चाहती थी, पर कोई भी खतरा मोल लेना भी नहीं चाहती थी। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। मीना को लगा शायद उसकी चेतावनी काम कर गई और गंगा प्रसाद पीछे हट गया है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। एक सुबह जब पद्मा बाजार में अपनी टोकरी लेकर बैठी ही थी, अचानक पुलिस की 3 गाड़ियां वहां आकर रुकी। उनमें से एक नया इंस्पेक्टर उतरा जिसे मीना नहीं जानती थी। उसने पद्मा की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें सूचना मिली है कि इन आमों की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, तलाशी लो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक सिपाही ने आमों के नीचे से भूरे रंग के नशीले पदार्थ निकाले और चिल्लाया, सर मिल गया। नशीले पदार्थ की खबर से बाजार में हड़कंप मच गया। लोग फुसफुसाने लगे, देखो डीएम की मां नशीले पदार्थ बेचती है। पद्मा सन रह गई। वो रोते हुए बोली, नहीं साहब, ये मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसाया है। किसी ने उनकी एक ना सुनी। पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती जीप में बिठाकर ले गई। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली, डीएम मीना सिंह की मां नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार। ये गंगा प्रसाद का मास्टर स्ट्रोक था। उसने सीधा मीना पर हमला नहीं किया, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी, उसकी मां, पर वार किया था। अब मीना एक भयंकर दुविधा में फंस गई थी। अगर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मां को छुड़ाती तो उस पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगता, और अगर वो चुप रहती तो उसकी बेगुनाह मां जेल में सड़ती। मीना के ऑफिस में फोन की घंटियां बजने लगीं। मीडिया, मंत्री, सीनियर अधिकारी सब जवाब मांग रहे थे। तभी माही का फोन आया। उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी थी। बहन, ये क्या हो रहा है? मैं आ रही हूं, मैं उस गंगा प्रसाद को नहीं छोड़ूंगी। मीना ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा, नहीं दीदी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अगर हम भी उनकी तरह गैरकानूनी कदम उठाएंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? ये लड़ाई अब कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी और जीती भी जाएगी। मीना ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया हॉल खचाखच भरा था। चमकती कैमरों की रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने माइक पकड़ा और कहा, मैं जानती हूं आप सबके मन में क्या सवाल है। मेरी मां पर गंभीर आरोप लगे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या डीएम की मां। इसलिए मैं इस केस की जांच से खुद को अलग कर रही हूं, ताकि जांच पर कोई असर न पड़े। एसपी साहब एक स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। मुझे भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मीना का ये चाल देखकर गंगा प्रसाद हैरान रह गया। उसने सोचा था कि मीना बौखलाकर कोई गलत कदम उठाएगी, लेकिन उसने बड़ी समझदारी से खुद को जांच से अलग कर लिया था। पर मीना सिर्फ कानून पर भरोसा करके नहीं बैठी थी। उसने राहत को बुलाया, वही लड़का जिसने पहला वीडियो बनाया था। मीना ने कहा, राहत, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाजार में रहते हो, वहां की हर हरकत पर तुम्हारी नजर रहती है। पता लगाओ उस दिन मां की टोकरी के पास कौन कौन आया था। कोई भी अजीब हरकत, कोई भी नया चेहरा, मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। राहत तुरंत तैयार हो गया। राहत ने बाजार के दुकानदारों और दोस्तों से पूछताछ शुरू की। 2 दिन की मेहनत के बाद उसे एक सुराग मिला। पास की एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक आदमी पद्मा की टोकरी के पास कुछ रखते हुए दिखा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वो आदमी वही था जिसे लोग अक्सर अमित के साथ देखा करते थे। सबूत मिल चुका था। ये सारा खेल गंगा प्रसाद और उसके मोहरों ने रचा था। अब बारी मीना की थी। उसने एसपी के साथ मिलकर जाल बिछाया। उन्होंने झूठी खबर फैला दी कि सीसीटीवी फुटेज में नशीला पदार्थ रखने वाले का चेहरा साफ साफ आ गया है और पुलिस उसे पकड़ने ही वाली है। ये खबर सुनते ही गंगा प्रसाद के कैंप में हड़कंप मच गया। उसने तुरंत अमित को फोन किया। वो आदमी पकड़ा नहीं जाना चाहिए,
कुछ करो वरना हम सब पकड़े जाएंगे। गंगा प्रसाद को नहीं पता था कि उसका फोन पहले से ही पुलिस के सुरसिलांस पर था। अमित और संदीप उस आदमी को ठिकाने लगाने के लिए शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर ले गए। तभी मीना और एसपी अपनी टीम के साथ उन्हें घेर कर पकड़ लिया। दोनों ने गिरफ्तार होते ही गंगा प्रसाद के खिलाफ मुख खुला और सारे राज उगल दिए। अगली सुबह जब गंगा प्रसाद घर पर चाय पी रहा था और अपनी जीत का जश्न मनाने की सोच रहा था, तभी दरवाजे पर जोरदार थपक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने डीएम मीना सिंह, एसपी और भारी पुलिस फोर्स को देखकर उसके होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोला, ये क्या हो रहा है मैडम? मीना ने अपनी आंखों में इस्पात जैसी कठोरता के साथ कहा, खेल खत्म हो गया है नेताजी। आपके मोहरे पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने आपके सारे राज उगल दिए हैं। अब आप हमारे साथ थाने चलेंगे। गंगा प्रसाद यादव का राजनीतिक साम्राज्य एक ही पल में ढह गया। उसे हथकड़ी पहनाकर पुलिस जीप में ले जाया गया। उसी शाम पद्मा को बरी कर दिया गया। जब वो जेल से बाहर आई तो मीना उन्हें लेने आई थी। माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। पद्मा बोली, अब तुम्हें आम बेचने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह मीना ने पद्मा को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने ऑफिस में साथ ले जाना शुरू कर दिया और तीनों बहनें मीना, माही और पद्मा साथ में हंसी खुशी रहने लगीं। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको मीना का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।